Good morning, students. Today we are going to study again the chapter crop production. तो लास्ट क्लास में हमने हंटर एंड गैदरर्स पढ़ा था। तो हंटर और गैदरर में क्या पढ़ा था हमने? हंटर्स में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके अर्ली मैन हुआ करते थे वो अपना खाना क्या करते थे, पहले वो क्या करते थे, दूसरे जो एनिमल्स होते थे उनको मारते थे और उनको कच्चा खा जाते थे। तो उनको क्या बोलते थे? हंटर्स बोलते थे। फिर हमने उन्हें क्या बोला कि उन्होंने क्या किया, वो जगह जगह जाते थे। ही यूज्ड टू गैदर फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। तो हमने उनको क्या बोला कि दे आर हंटर्स एंड दे आर गैदरर्स एज वेल। तो अराउंड अगर हम 10,000 बीसी के पार जाते हैं तो क्या है, मैन जो ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने डिस्कवर्ड दैट सीड्स कैन बी सोन टू ग्रो अ प्लांट। तो 10,000 साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर हम एक सीड को जमीन के अंदर बोते हैं और उसमें स्लाइटली हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होगा कि धीरे 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 एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, एक न्यू प्लांट के अंदर इट विल डेवलप। तो क्या बोला उन्होंने कि एक सीड से हम एक क्या बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, ये मैन ने डिस्कवर किया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो क्या था जो ये हमारे डिस्कवर किया उन लोगों ने, तो इससे क्या पता चला उन्हें कि उन्हें ये पता चला कि इससे क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और अपना खाना उगा सकते हैं। और ये क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इधर उधर जाना बंद कर दिया। उन्होंने एक ही जगह पर अपनी लाइफ को क्या कर लिया, सेटल्ड कर लिया। मतलब एक ही जगह पर रहने गए, बस गए वहाँ पर। तो फिर द मैन settled close to river banks and water bodies and thus farming communities developed। तो जो मैन हुआ करते थे पहले, उन्होंने क्या किया, अपने जो घर वगैरह बनाते थे वो घर बनाते थे वो हमेशा रिवर बैंक के आसपास। क्यों? ताकि जो भी वो फार्मिंग वगैरह करें उसमें जो उनको वाटर की जरूरत पड़े तो वो इजीली उनको अवेलेबल हो। तो इससे क्या हुआ, जो फार्मिंग कम्युनिटी थी वो डेवलप होने लगी। ठीक है, ग्रेजुअली मैन डिस्कवर्ड टिलिंग, planting and harvesting the right species of plants and rearing animals for his need। धीरे धीरे मैन ने क्या, ह्यूमन बींग्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांटिंग करना शुरू किया, टिलिंग करना शुरू किया, हार्वेस्टिंग करना शुरू किया। मतलब क्या, सीड्स को बोना शुरू किया, उन्हें बड़ा करना शुरू किया, उन्हें काटना शुरू किया जैसे पेड़ बड़े हो गए। और क्या किया उन्होंने, अलग अलग प्लांट की स्पीशीज को कैसे उगाते हैं उन्होंने ये भी ट्राई किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का यूज करने लगे वो अपने नीड्स के लिए। जैसे कि खेत को जब जोतते हैं तो उसके लिए हमें उसकी किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, एनीवन कैन आंसर? मैं आप लोगों को मौका दूंगी जवाब देने का, जरूर। चलिए तान्या, गौतम आप बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। भाई क्या बताना है? खेती करने के लिए जो खेत जोतने के लिए कौन से एनिमल की जरूरत पड़ती है? मैम एनिमल्स। जी, बैल की जरूरत पड़ती है, बैल की जरूरत पड़ती है। ओके, मैम हमें पता है। ठीक है, ओके। म्यूट कर लीजिए अपने आप को फिर से। फिर उसके बाद तो इससे क्या हुआ, जो अर्ली जो मैन थे पहले के समय में, उन्हें क्या हुआ, वो समझ गए कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एनिमल्स के थ्रू अपनी खेती कर सकते हैं और अपने नीड के हिसाब से एग्रीकल्चर का यूज़ कर कर हम उगा सकते हैं क्रॉप्स। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज योर crop and crop plants। crop and crop plants,
लेट मी इरेज दिस ताकि आपको क्लियर दिखे कि क्या है। देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं और क्रॉप का मतलब क्या होता है और क्रॉप प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। तो व्हेन एंड ओनली वन प्लांट आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वास्ट स्ट्रेच लैंड इट इज कॉल्ड एन क्रॉप। तो क्या है क्रॉप का मतलब? क्रॉप का मतलब ये होता है कि जब लार्ज स्केल पे किसी एक टाइप की प्लांट को कल्टीवेट किया जाए, कल्टीवेट मतलब उगाया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम कि वो एक क्रॉप है। क्या है? क्रॉप है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लार्ज स्केल पर जब आप किसी भी प्लांट को उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं उसका, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, क्या कहेंगे उसे कि वो क्या है, एक क्रॉप है। ठीक है, तो देखा होगा आपने गांव वगैरह में क्या होता है, जैसे वो लोग क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी क्रॉप को उगाते हैं और उससे क्या करते हैं, वो अपना घर भी चलाते हैं और उसे मार्केट में भी बेचते हैं और उससे क्या होता है, उनको फायदा होता है, पैसे मिलते हैं और उससे वो अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो आप लार्ज स्केल में उगा सकते हैं, जैसे कि क्रॉप्स ऑफ मेज दैट ओनली मीन्स दैट मेज प्लांट आर ग्रोन अ फील्ड। तो मेज क्रॉप का, क्रॉप ऑफ मेज का मतलब क्या है कि सिर्फ मेज प्लांट ही आपके पूरी जगह पर क्या किया है, उगाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली इधर चलते हैं। देखिए, इफ यू आर ऑल गेटिंग थम्स अप कर एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो क्रॉप रेफर्स टू एनीथिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉइल। तो क्रॉप क्या करते हैं हम, रेफर्स टू एनीथिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसे बोलेंगे कि वो एक क्रॉप है। तो वो क्या हो सकती है, आपकी ग्रेन्स हो सकती है, रूट्स हो सकती है, फाइबर हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स एंड कंडिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकते हैं आपके, ये सारी क्या है आपकी सॉइल से प्रोड्यूस्ड है, यानी क्या बोलेंगे हम कि ये क्रॉप। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एक टेबल दी हुई है। टेबल क्या है, ये सम कॉमन प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। तो ये वो कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। इस टेबल को आप सब रीड कीजिएगा घर से, इट इज़ योर होमवर्क। और जब मैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आई विल आस्क कि क्या होता है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप। लेट मी इरेज दिस अंडरलाइन। देखिए, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्लावर्स जिसको डेकोरेशन और ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग प्लांट के तौर पे यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल समझते हैं ना आप लोग, ऑर्नामेंट क्या होते हैं, ऑर्नामेंट जो गहने वगैरह पहने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं आते। ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर क्या नहीं आते, फ्लावर्स नहीं आते, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स जो होती हैं आपकी, जो नॉन ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती हैं, वो जो लार्ज स्केल पर उगाई जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। फिर उसके बाद है आपकी एक और टेबल। टेबल इज फॉर कॉमन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो आपकी होती हैं। देखिए, जैसे कि वेजिटेबल्स में देखिए, पहले टमाटो हो सकता है आपका, कैबेज हो सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको दिया हुआ है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर समझते हैं ना आप लोग क्या होता है, गोभी, गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बीन्स हैं, रेडिश है। तो ये सब क्या है, आपके वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स जो आपको कहेंगे जो हॉर्टिकल्चर में आप यूज़ करते हैं उगाने के लिए और लार्ज स्केल। फिर आपके फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, एप्पल। ऑर्नामेंटल में आप क्या लेंगे, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, डलिया, सॉरी डलिया नहीं, डालिया, डालिया, कैक्टी, पेटूनिया, चाइना रोज, एसेट्रा।
तो इन सबको आप किस में काउंट करते हैं? इन सबको काउंट करते हैं हम ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ठीक है, फिर अब हमने ये तो कह दिया कि क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, पर क्रॉप्स ग्रो करने का कोई एक पर्टिकुलर सीजन होना चाहिए। अब हमें कैसे पता कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप अच्छे से ग्रो की जाएगी? तो क्या है हमने, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप सीजन्स क्या है, मतलब कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करना आपके लिए अच्छा होगा। ऑल द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग द सेम सीजन। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो समर में नहीं उगती, बहुत सारी ऐसी होती है जो विंटर्स में नहीं उगती। तो इसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है सब क्रॉप्स के लिए। तो जो पर्टिकुलर सीजन होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक क्रॉप सीजन है। ठीक है, सम क्रॉप्स ग्रो इन द समर एंड अदर आर इन विंटर। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो आपकी समर में ही होती हैं, समर में ही ग्रो की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी विंटर में ही ग्रो की जाती हैं। Okay, depending upon their growing season, crops in India are fall in two categories, Rabi and Kharif crop. तो दो तरीके से हमने बांट दिया है क्रॉप्स को, एक तो हमने लिया है रबी क्रॉप और दूसरा लिया है हमने खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, ठीक है, दो तरीके से हमने बांट दिया है क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीजन के बेसिस पे हमने दो तरीके से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को बांटा है। मोस्टली जो हम करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन आज भी इंडिया में की जाती है, वो इसी बेसिस पे की जाती है। देखते हैं आप, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको सिर्फ ठंड में मिलेंगे और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको सिर्फ गर्मियों में मिलेंगे। ठंड में आपको गोभी कितनी अच्छे से मिल जाती है, हर जगह फ्रेश फ्रेश मिलती है। वही गोभी अगर आप गर्मियों में ढूंढेंगे तो क्या होता है, आपको इजीली नहीं मिलती है अच्छी और फ्रेश। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं ठंड में उनको भिंडी नहीं मिलती है, बहुत बच्चों की फेवरेट होती है भिंडी की सब्जी, बट ठंड में उन्हें भिंडी नहीं मिलती है। तो क्यों? क्योंकि वो सीजन क्या है, एक्यूरेट नहीं है आपके भिंडी की प्लांटेशन के लिए। भिंडी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? लेडी फिंगर। ओके, लेडी फिंगर। अब देखिए, अब हमने बोला है रबी एंड खरीफ क्रॉप दो में बांटा है हमने। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से मंथ में आप कौन सी क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो रबी क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन अक्टूबर, नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। सोन इन मतलब कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या किया जाता है, उन्हें बोया जाता है। ठीक है, वेयर एज मार्च एंड अप्रैल के महीने में उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब काट के उन्हें हटाया जाता है, वहां से निकाला जाता है फ्रॉम द फील्ड। देयरफॉर रबी क्रॉप्स आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। अब जो आपका मार्च और अप्रैल का अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है, इसमें देखते हैं आप स्लाइटली ठंडी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ठंडी होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जब सोन किया जाता है उसे, तो अक्टूबर का महीना होता है। तो अक्टूबर के महीने में क्या होते हैं, अक्टूबर नवंबर इज योर विंटर मंथ्स, विंटर मंथ होते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विंटर क्रॉप्स बोला जाता है। तो रबी क्रॉप्स के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो है कुछ वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो वीट क्या हुआ आपका, वीट क्या हुआ आपका, ग्राम, सॉरी, वीट क्या हुआ आपका, गेहूं। ग्राम इज योर मूंग की दाल, ग्राम पल्सेस मूंग, पीस मतलब मटर, एंड मस्टर्ड इज योर सरसों, मस्टर्ड। ठीक है, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स को क्या करते हैं, जनरली जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी सीजन में की जाती है, जून एंड जुलाई में, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है उसे हम कब, रेनी सीजन जो होते हैं आपके जून एंड जुलाई में देखते हैं आप, बरसात का थोड़ा मौसम होता है, तो उस समय पर इनको बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो ये क्या हुआ, जनरली जो होते हैं आपकी, इसमें जो क्रॉप्स पाई जाती हैं आपकी पैडी। पैडी इज योर राइस, जो चावल खाते हैं आप घर में, उसे क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेम होता है उसका पैडी। मेज भुट्टा, ज्वार बाजरा, ग्राउंडनट, पल्सेस, सोयाबीन एंड कॉटन एक्सेट्रा। तो ये क्या है आपके, ये कुछ ऐसी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, मतलब सोन किया जाता है इन्हें जून एंड जुलाई के महीने में, और हार्वेस्ट किया जाता है इन्हें, हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका देन इज योर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चर कौन कौन सी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, अब वो पढ़ेंगे एक बार।
बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि कैसे हम एग्रीकल्चर का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो आपका प्रोसेस होता है, देखिए सब ऐसा मतलब हैविंग अ बम्पर प्रोड्यूसर, तो एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए एक फार्मर को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक बहुत अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं। तो जो ये स्टेप बाय स्टेप की आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं और जो वैरायटी ऑफ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। जो भी प्रैक्टिसेस स्टेप बाय स्टेप की जाती है यूजिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल्स, तो उसे क्या बोलते हैं? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। जो टूल्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग फार्मिंग, उसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जो टूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जो आपके बेसिक एग्रीकल्चर में जो आपकी प्रैक्टिसेस आती हैं, वो प्रैक्टिसेस एक बार देखिए आप। सबसे पहले क्या है आपका? प्रिपरेशन ऑफ, क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी आप देखते हैं, सबसे पहले कोई भी वो आपकी फार्मिंग करने से पहले या कोई भी क्रॉप उगाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? पूरे खेत को जोता जाता है बैल के थ्रू। क्या किया जाता है? सारी जो आपकी मिट्टी होती है उसको खोद खोद के बाहर निकालते हैं। उससे क्या होता है? आपकी जो क्रॉप की फर्टिलिटी होती है, सॉरी आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो अंदर की फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और शायद जो ऊपर की डेड सॉइल होती है वो थोड़ी नीचे चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेटर क्वालिटी की सोइंग सीड्स का उसे सिलेक्शन करना चाहिए। मतलब अच्छी जो क्रॉप जो अच्छे से उग सके उसका सिलेक्शन करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर का मतलब अपनी क्रॉप को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, और इसमें पेस्टिसाइड्स का भी एक ऑप्शन होगा नीचे, और अच्छी फसल होने के लिए मैन्योर मतलब क्या होते हैं? जो खाद पदार्थ वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इरिगेशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए उनके अंदर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स एक टाइप का वो होता है जिससे, एक टाइप का मतलब कीड़ा मान लीजिए, जिससे आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो खराब हो सकती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, पेस्ट एंड डिजीजेस से बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसी का यूज़ किया जाता है ताकि हम पेस्ट और डिजीज से अपनी क्रॉप को बचा सकें। हार्वेस्टिंग का मतलब है क्रॉप्स को फील्ड से काट कर बाहर निकालना। थ्रेशिंग एंड विनोइंग का मतलब है जो आपके सीड्स हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जो गेहूं की खेती होती है उसमें प्लांट आपके कितने बड़े बड़े होते हैं, बट जो बीज होते हैं उसमें छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर। तो वो जो बीज को निकालना होता है उसे बोलते हैं थ्रेशिंग एंड विनोइंग, मतलब साफ करके बाहर निकालना। एंड लास्ट पॉइंट इज योर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब कि जो आपने ग्रेन्स उगाए हैं उनको अच्छी जगह पे रखना चाहिए ताकि आपकी जो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो आपकी खराब ना हो, ठीक है। तो 8th क्लास, आज आप इतना पढ़ के रखिएगा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ये आपकी जो है इन्हें पढ़ के रखिएगा, और जो भी हमने पढ़ा है कि पहले कैसे करते थे उन्हें पढ़ के रखिएगा, ओके। तो आज आपके लिए इतना सही था, छोटा सा टॉपिक, इतना जल्दी आपको नहीं दिया जा रहा है बिकॉज आपको अगर एक बार में दे देंगे, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन क्लास चल रही है।